स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। बच्चों, 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपने चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि द्रव्य की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब है, मिश्रण क्या होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सब की डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इनमें क्या डिफरेंस है, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। तो द्रव्य के वर्गीकरण के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज कौन सी 2 कैटेगरी की होती हैं और जो प्रॉपर्टीज है उनका मेजरमेंट, उनका मापन कैसे किया जाए, ये 2 टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और दोनों ही टॉपिक हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी पेन आप निकाल लीजिए और सबसे पहले बच्चों कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य के गुणधर्म। मापन वाली बात नहीं लिखनी आपको, केवल ये लिखें आप, द्रव्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये अपना पहला हेडिंग होगा आज का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहली बात बच्चों नोट करनी है आपको वो है प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं और गुणों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर में जो उसकी प्रॉपर्टीज या उसके जो गुण हैं उनकी 2 कैटेगरी हैं, 2 वर्ग हैं। वो कौन कौन से हैं? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक रूप से यदि देखें तो फर्क क्या है बच्चों इसमें कि ऐसा कोई भी गुण जिसको मापने के लिए, जिसको जानने के लिए है, हमें पदार्थ के संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करना पड़े। जैसे कोई भी पदार्थ है, उसका रंग है तो रंग उस पदार्थ को देखने मात्र से पता लग जाता है हमें, उसमें गंध कैसी है, वो जल में विलय है या नहीं है, उसके लिए पदार्थ के संगठन में, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी पदार्थ के ऐसे गुण जिनको मापने के लिए हमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। और जिन गुणों को मापने के लिए पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना होता है वे कहलाते हैं रासायनिक गुण। तो चलिए दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर है बात? तो 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यह बात आपने लिख ली। चलिए इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहां लगाना आपको नंबर 1। 2 वर्गों में बांटा जाता है गुणों को, यह बात आपने लिख दी। उसके बाद नंबर 1 और नंबर 1 लगाकर बच्चों आप लिखेंगे भौतिक गुणधर्म। नंबर 1 लगाकर आपको लिखना है, मैं यहां इसको ले लेता हूं, तो यहां बच्चों नंबर 1 लगाकर आपको लिखना है भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे हम कि पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। वे गुण, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, वे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या पदार्थ का जो संगठन है उसको बिना बदले, बिना उसमें परिवर्तन किए जिन गुणों को मापा या देखा जा सकता है भौतिक गुण कहलाते हैं। क्लियर है बात? भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से गुणों को कहेंगे? पदार्थ के वे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को बिना चेंज किए, बिना परिवर्तित किए मापा जा सके, उन गुणों को देखा जा सके, वो भौतिक गुण। डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों आपको ये एग्जाम्पल नोट करने हैं। ये
तो आप नीचे लिख लेंगे जैसे रंग, यानी किसी भी पदार्थ का कलर, उसका कैसा रंग है, उसकी गंध, उसमें स्मेल कैसी है, उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो पदार्थ किस ताप पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में बदलता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किस ताप पर उस पदार्थ की द्रव अवस्था है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है, और पदार्थ का घनत्व है डेंसिटी, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व डेंसिटी कहते हैं, आपको पता। तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, सारे के सारे जो गुण हैं, वो ऐसे गुण हैं कि इनको मापने के लिए पदार्थ में किसी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भौतिक गुण की बात क्लियर हो गई बच्चों, डेफिनेशन हो गई, नीचे इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब इसके बाद नंबर 2 पे अपन चलते हैं, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में प्यारे बच्चों आप नंबर 2 यहां लगा ले, नंबर 2 आप यहां लगा ले। ये देखिए नंबर 2 रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, और आप लिखेंगे वे गुण जिनको मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक होता है। पदार्थ के वे गुण जिन्हें देखने या जिन्हें मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक होता है, रासायनिक गुण कहलाते। डेफिनेशन समझ में आ गई बात, दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। जिन गुणों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन जरूरी नहीं होता वो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जिन्हें मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना जरूरी है, पदार्थ का संगठन है उसमें परिवर्तन आएगा, वो कहलाएंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों एग्जांपल्स नोट कर लें, जैसे अम्लता। अम्लता पहला उदाहरण लिख लिया आपने इसका। चलिए इसके बाद अम्लता के बाद बच्चों ये देखिए, इसका दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं क्षारकता। अम्लता, क्षारकता और दह्यता। दह्यता या इसको मैं यहां पर लिख दूं ज्वलनशीलता। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें हम रासायनिक गुणों के उदाहरण में नोट करेंगे। अम्लता, क्षारकता, ज्वलनशीलता। अब कोई पदार्थ ज्वलनशील है या नहीं है, इसका कैसे पता लगेगा? उस पदार्थ का ज्वलन यानी उसका दहन करेंगे तब पता लगेगा, और किसी भी पदार्थ का दहन करेंगे तो उसमें तो संगठन में यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन होना ही होना है। रासायनिक परिवर्तन उसमें निश्चित रूप से होगा। कोई भी कार्बनिक पदार्थ ज्वलनशील है या नहीं है उसको जला के देखेंगे, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जिन गुणों को देखने के लिए, जिन गुणों को मापने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, उन गुणों को कहा जाता है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये 3 उदाहरण आपने उसमें नोट कर दिए बच्चों, अम्लता, क्षारकता, ज्वलनशीलता। तो क्लियर हो गई बात। दोनों प्रकार के गुण, पदार्थ 2 प्रकार के गुण दिखाता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इनमें क्या फर्क है, ये बात हमारे बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में हो चुकी है। चलिए अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में आएगा भौतिक गुणों का मापन। भौतिक गुणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा आपकी कॉपी में, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों का मापन। अब सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं हम, बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं कि कोई भी भौतिक गुण है उसके मापन के लिए हमें 2 घटकों की बच्चों आवश्यकता होती है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं और पूछा जाए भाई आपके इस क्लासरूम की लंबाई कितनी है, और अपना जवाब होगा साहब लंबाई इसकी 6 मीटर है। तो भौतिक, कौन सी भौतिक राशि का हमें मापन करना था? लंबाई का। और उसकी लंबाई को बताने के लिए हमने
दो बातें, दो घटक काम में लिए। एक तो एक संख्या काम में ली हमने 6, और उसके साथ में हमने जो एम लगाया वो किसके लिए? मीटर के लिए। तो मीटर तो इसकी क्या है? इकाई लंबाई की, और वो कितने मीटर है उसके लिए संख्या। तो अपना जो मापन है उसके दो कंपोनेंट हुए, 6 मीटर, 6 इसमें संख्या है। तो कोई भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसमें एक संख्या आती है और साथ में एक इकाई आती है, यूनिट आती है उसकी। इन दोनों से मिलकर मापन यानी मेजरमेंट है वो अपना पूरा होता है। अब बच्चों देखिए, इस चीज को नोट करने की आवश्यकता नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है, हम देखते ही हैं हमेशा, इसमें नोट करने लायक कोई बात नहीं है। हेडिंग के बाद अब जो चीज हमें नोट करनी है, जो समझनी है, वो बच्चों कौन सी बात है? देखिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें तीनों पद्धतियां दी नहीं है, लेकिन हमें वो नोट करनी है। फिजिक्स में भी आपके आएगी, लेकिन थोड़ा सा यहां पर भी उस बात को हम समझते हैं। देखिए, पहले क्या था कि दुनिया के अलग अलग देशों में भौतिक राशियों के मापन के लिए अलग अलग पद्धतियां प्रचलित थी। यूरोपीय देशों में कुछ अलग पद्धतियां थी मापन के लिए, और हमारे जैसे ब्रिटेन में वजन के लिए, द्रव्यमान के लिए, भार के लिए पौंड काम में लिया जाता था, और अपने यहां पर शेर काम में आता था। तो अलग अलग इकाई होगी ना मापन की। तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग इकाइयां प्रचलित थी। उनमें से 3 जो मापन की पद्धतियां थी, जो मेजरमेंट के जो 3 मेन जो सिस्टम दुनिया भर में प्रचलित थे, वो कौन से थे, उनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो 3 बच्चों मापन की पद्धतियां थी। तो आप लिख लेना कि विश्व में मापन की निम्न 3 पद्धतियां प्रचलित थी, और फिर उसमें नंबर 1 लगाएंगे बच्चों, और आप लिखेंगे MKS पद्धति, MKS पद्धति, MKS सिस्टम। MKS में इसमें जो तीनों जो सिंबल काम में लिए गए यहां पर, ये पहला जो है वो किसके लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, इसकी जानकारी ले लें। देखो, इसमें पहला जो है वो है लंबाई के लिए। M का मतलब मीटर, और K का मतलब किलोग्राम, ये द्रव्यमान के लिए है, और S है वो सेकंड, समय के लिए। तो इस पद्धति में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड इकाइयां काम में ली जाती थी, इसलिए इसको MKS सिस्टम कहा गया। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी पद्धति बच्चों प्रचलित थी, वो थी CGS। CGS पद्धति या CGS सिस्टम। इसमें C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। तीसरी पद्धति जो दुनिया में प्रचलित थी वो थी FPS। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं आप, FPS सिस्टम या FPS पद्धति। इसमें लंबाई के लिए बच्चों फुट, और द्रव्यमान के लिए पौंड, और समय के लिए सेकंड। ये जो 3 यूनिट्स इसमें काम में ली जाती थी, FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। ये 3 फुट किसके लिए हो गया? इसमें लंबाई के लिए। फुट किसके लिए है? लंबाई के लिए। और द्रव्यमान, भार के लिए यहां पर क्या है? पाउंड, और S फॉर सेकंड। तो ये 3 ऐसे सिस्टम थे जो समय मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए दुनिया भर में प्रचलित थे। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सिस्टम थे, MKS, CGS और FPS। अब देखो क्या हुआ कि अलग अलग देशों में मापन की अलग अलग पद्धतियां होने से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, देशों के बीच में जो व्यापार होता था, उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। इकाइयों को समझने में, इकाइयों को कन्वर्ट करने में बड़ी परेशानी होती थी। हम यहां से कोई वस्तु दूसरे देश में भेजते तो उसका वजन है, उसका द्रव्यमान है, वो शेर में बताते इतने शेर है। वहां से कोई आती तो उसकी दूसरी इकाई में होता। तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर यह तय किया कि कोई एक ऐसा सिस्टम रखते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो। यानी दुनिया में जितने भी देश हैं
उन सब में मापन की समान इकाइयां होनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक परेशानी न हो। इसलिए सभी देशों ने मिलकर, देखो बच्चों, आपसी सहमति से एक मापन की पद्धति बनाई, मेजरमेंट का एक सिस्टम बनाया, जिसे जो आज के समय में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। सभी जानते हैं बच्चों आप उस सिस्टम का नाम क्या है? SI सिस्टम। तो ये प्यारे बच्चों आपकी कॉपी में अगला हेडिंग ये आएगा। पहले आपने तीनों सिस्टम के बारे में नोट कर लिया, लिख लिया कि पहले विश्व में मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित थी, MKS, CGS, FPS। अब अलग अलग पद्धतियां प्रचलित होने से समस्याएं आती थी, उनसे बचने के लिए ये नई, देखो, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। 1960 में यह पद्धति लागू की गई बच्चों। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें आपसी सहमति द्वारा निर्धारित करके 1960 में इस सिस्टम को, यानी SI सिस्टम को लागू किया गया। चलिए, अब इस सिस्टम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें क्या पता होना चाहिए। अब वो कैसे सहमति बनी, इससे अपना कोई मतलब नहीं, अपना सीधा सा मतलब इसमें जो पहली चीज, एक तो इसमें ये नोट कर लेना, देखो कि 1960 में इसको लागू किया गया था। दूसरी बात जो हमारे लिए उपयोगी है वो है SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं बच्चों। SI पद्धति में मूल मात्रक, आधार मात्रक या जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उनकी संख्या बच्चों है 7। अभी जो 3 हमने सिस्टम डिस्कस किए थे, MKS, CGS, FPS, उन तीनों में आप देख रहे थे कि उनमें मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कितनी थी? 3 थी उनमें, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उनमें 3 फंडामेंटल यूनिट थी। लेकिन हमारा जो SI सिस्टम है उसमें मूल मात्रकों की संख्या है 7। तो ये 2 चीजें बच्चों नोट करनी, आपने हेडिंग डाल लिया ऊपर, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम, और नीचे एक बात तो लिख ली कि ये 1960 में लागू हुई। नंबर 2 बात आपने लिख ली कि SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। अब वे 7 मूल मात्रक कौन से हैं, उनकी तरफ बच्चों हम अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको आराम से ये नजर आए। ये देखिए प्यारे बच्चों, 7 मूल मात्रक, ये अपने बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए। अब आपकी कॉपी में ये आएगा, ये टेबल बनेगी कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। नंबर 1 बच्चों लंबाई, नंबर 1 पे आएगा लंबाई, और लंबाई के लिए, लंबाई इंग्लिश में इसको अपन लिखते हैं लेंथ, तो इसका सिंबल हो गया L, स्मॉल l, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए। और इसका SI मात्रक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। SI मात्रक बच्चों इसका है मीटर, और उसका सिंबल है स्मॉल m, सिंबल इसका हो जाएगा स्मॉल m। इसी प्रकार से दूसरी इकाई बच्चों समय, दूसरी इकाई यहां पर दी हुई है वो है द्रव्यमान, मास। दूसरी इकाई हो जाएगी इसके द्रव्यमान, मास, और स्मॉल m इसका सिंबल हो गया। किलोग्राम इसकी इकाई हो गई, और किलोग्राम को हम लिखते हैं kg। तीसरी इकाई है समय, टाइम, और इसकी इकाई है सेकंड, स्मॉल s, इसका सिंबल हो गया। चौथी इकाई बच्चों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और इसके लिए सिंबल है I, और मात्रक इसका, SI मात्रक इसका है एम्पियर।
और सिंबल है इसका बच्चों कैपिटल ए, एम्पियर। पांचवी इकाई इसके बाद आती है ऊष्मागतिकी तापक्रम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर के हिसाब से इसका सिंबल होता है T, और इसका SI मात्रक है केल्विन, जिसका सिंबल होता है K। नंबर 6 पे बच्चों मूल इकाई है वो है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा के लिए सिंबल है n, स्मॉल n का, क्योंकि पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल है, तो पूरे पदार्थ की मात्रा होती है नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसमें कितने मोल उपस्थित हैं, तो उसके हिसाब से इसका सिंबल हो गया स्मॉल n मींस नंबर ऑफ मोल्स। मोल इसकी इकाई है MOL, सिंबल हो जाएगा इसका। और सातवीं इसकी मूलभूत इकाई है वो है ज्योति की तीव्रता और इंटेंसिटी। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के हिसाब से इसका सिंबल हो गया I। कैंडेला बच्चों इसकी यूनिट है, और CD इसका सिंबल है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, ये जो कॉलम है ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो भौतिक राशि फंडामेंटल यूनिट कौन सी है और उसका प्रतीक कौन सा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और उस प्रतीक का सिंबल भी। सिंबल में आप देख रहे हैं बच्चों स्मॉल लेटर्स, किसी भी भौतिक राशि का जो सिंबल होता है उसमें हम स्मॉल लेटर काम में लेते हैं। आप देख रहे हैं मीटर के लिए स्मॉल m काम में आएगा, ये ध्यान रखना इन चीजों को। आप कहीं भी आप लंबाई लिखते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं लिखे आप, कैपिटल M काम में नहीं ले आप आगे। 6 मीटर आपको दिखाना है तो स्मॉल m ही आप काम में लें, उसमें सही तरीका स्मॉल m काम में लेना ही उसका सही तरीका। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि इस प्रकार की छोटी गलतियां होती हैं लिखने में बच्चों से, अपने से ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें अभी अपन कह रहे हैं कि भाई जो भौतिक राशि होती है उनके जो SI मात्रक होते हैं उनके सिंबल में स्मॉल लेटर काम में लेने, लेकिन काफी जगह आप देखते हैं कि कई भौतिक राशि ऐसी हैं जिनके जो इकाइयां हैं उनके सिंबल कैपिटल लेटर में भी होते हैं। जैसे A है कैपिटल काम में लिया है, स्मॉल काम में नहीं लिया, K है वो कैपिटल काम में लिया है। तो इसका कारण ये होता है बच्चों, कोई भी भौतिक राशि है अगर उसका मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, किसी वैज्ञानिक के सम्मान में उसका मात्रक रखा गया है उनके नाम पे, तो वो लेटर कैपिटल आएगा। जैसे विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ये एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पे रखा हुआ है, कैपिटल आया। केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है तो उनके सम्मान में उनके नाम के आधार पे ये सिंबल रखा हुआ है, तो वो भी कैपिटल आएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये 7 जो मूल मात्रक हैं ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, ये अपने आगे काफी काम में आएंगे। तो आपकी कॉपी में ये टेबल अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, और आपके दिमाग में भी ये अच्छे तरीके से 7 फंडामेंटल यूनिट आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाए इसके बाद। चलो अब बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर थोड़ी सी ये बात अपन देख लेते हैं कि ये जो कोई भी मापन के जो मानक है, मानक वाली बात थोड़ी सी दिमाग में आपको क्लियर करनी पड़ेगी। मानक का मतलब होता है, देखो जैसे कोई भी वस्तु की लंबाई हम कैसे मापते हैं, हम मीटर से उसके कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि भाई कमरे की लंबाई कितनी, हमने कहा 6 मीटर। कैसे पता लगा? हमारे पास जो मीटर है उससे हमने तुलना की, उसको 1 बार रखा, उसको 2 बार रखा, 3 4 5 6 बार रखा, तो पूरे कमरे की लंबाई आ गई। इसका मतलब मीटर से 6 गुना लंबाई हो गई, उसकी 6 मीटर हो गई। लेकिन हमारे पास जो मीटर है वो कैसे बना, कैसे निर्धारित हुआ कि भाई इतना लंबा है, इसको 1 मीटर कहेंगे? तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक बना हुआ है। एक छड़ हमारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, उसमें सभी मात्रकों के मानक रखे हुए हैं कि ये लंबाई, वहां पर जो छड़ है उसकी जो लंबाई है उसको 1 मीटर माना गया है।
अगर हमें दूसरा मीटर बनाना है तो उससे कंपैरिजन करेंगे कि यहां से यहां तक इस छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। तो ये जो मात्रक है वो तुलना कंपैरिजन से बनते हुए चले जाते हैं। तो वो क्या है, वहां पर मानक है, वो स्टैंडर्ड है, वो 1 मीटर है, उसकी जितनी लंबाई है उसको 1 मीटर मानना है। इस तरह से सभी जो भौतिक राशियां हैं उनके मानक वहां पर रखे हुए हैं। न्यू दिल्ली में एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, NPL, वहां पर हमारे देश के जितने भी जो मानक हैं, सभी भौतिक राशियों के जो मानक हैं वो वहां पर अनुरक्षित हैं और उन्हीं से कंपैरिजन करके नए नए जो मात्रक हैं वो बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो ये बात इसमें लिखना नहीं है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा ये डिस्कस करना जरूरी था। अब बच्चों जो नेक्स्ट चीज अपने कॉपी में आएगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये देखिए बच्चों, एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न, जो प्रीफिक्सेज एसआई पद्धति में काम में लिए जाते हैं। एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न प्रीफिक्सेज, तो कौन सा प्रीफिक्स किसके लिए काम में आता, किस मान के लिए काम में आता है, इसको समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ऐसा ही जो सिस्टम है जिसमें 7 मूल मात्रक हमने पढ़े, उसमें पूर्व लग्नों की या प्रीफिक्सेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, या तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, उसका मान काफी ज्यादा है, या फिर उसका मान काफी कम है, छोटा मान है। तो इन दोनों स्थितियों में हमें उसके साथ कुछ प्रीफिक्स काम में लेना होता है ताकि वो मापन थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली उसको दर्शाया जा सके, लिखा जा सके, पढ़ा जा सके। जैसे इसका एक सरल सा उदाहरण देखें कि अपने से ये पूछा जाए कि भाई दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है। अब दूरी के लिए मात्रक है मीटर। अब इन दोनों के बीच में दूरी इतनी ज्यादा है कि उसको मीटर में यदि हम व्यक्त करेंगे तो वो संख्या, मापन की जो संख्या वो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो व्यवहारिक नहीं होगी, वो प्रैक्टिकल नहीं होगी। तो इसके लिए हमें मीटर की बजाय क्या काम में लेंगे, किलोमीटर। तो हमने मीटर जो मूल उसका मात्रक है, इकाई है, उससे पहले क्या लगाया, किलो। यही प्रीफिक्स है, यही प्रीफिक्स है। और किलो कितने के लिए काम में आता है, मीटर की 1000 गुना जो लंबाई होती है, 10 की पावर 3, 1000 गुना जो मीटर की तुलना में 1000 गुना लंबाई होती है, उसके लिए काम में आता है किलोमीटर। तो प्रीफिक्स लगाने से बड़ी यूनिट, क्योंकि मान बड़ा था तो हमने बड़ी यूनिट ले ली उसकी, ताकि उसको आराम से प्रैक्टिकली इजीली उसको लिखा जा सके, बताया जा सके। बस यही प्रीफिक्सेज है। तो कुल मिलाकर जब भौतिक राशियों के मान काफी छोटे होते हैं या काफी बड़े होते हैं तो उनको दर्शाने के लिए बच्चों प्रीफिक्सेज काम में लिए जाते हैं। तो चलिए जानकारी कर लेते हैं कौन सा प्रीफिक्स कम काम में लिया जाता है। तो पहले ये जो नेगेटिव या माइनस घात वाले प्रीफिक्सेज हैं उनकी बच्चों बात कर लेते हैं। तो यहां से देखिए आप, 10 की पावर -1 के लिए प्रीफिक्स काम में आता है डेसी। 10 की पावर -1 का मतलब हो गया जो भी मात्रक है उसका 10वां भाग, 1/10। जैसे अपन कहें डेसीमीटर, तो इसका मतलब हो गया 1/10 मीटर। इसी प्रकार से 10 की पावर -2 के लिए बच्चों काम में आता है सेंटी। सी जिसका सिंबल है, डेसी का सिंबल होता है स्मॉल डी, सेंटी का सिंबल होता है स्मॉल सी। सेंटी का मतलब 100वां भाग, 1/100, या 1/100 से 100 का मतलब 10 की घात 2 हो गया, उसको ऊपर लाएंगे तो वो 10 की घात -2 हो गया। समझ गए बात को? अब इसको कन्वर्ट करना जब होता है तो बड़ा इजी है कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए बच्चों एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं अपन, अपने को कह दे कि भाई 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, मीटर से पहले जो प्रीफिक्स लगाया है सी किसके लिए आता है, सेंटी के लिए। तो सिंपली हम उस सी को हटाएंगे, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। उसकी वैल्यू मतलब सेंटी सी कब काम में लिया जाता है, 10 की घात -2 के लिए काम में लिया जाता है। तो कन्वर्ट करना है तो हम बच्चों क्या करेंगे,
15 गुणा c की जगह उसकी वैल्यू रख दी हमने, तो ये हो गया 10 की घात -2 और आगे लगा दिया मीटर। तो जो लंबाई थी 15 सेंटीमीटर उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी प्रीफिक्स है, यदि हमें उसकी वैल्यू पता है कि वो प्रीफिक्स कब काम में लिया जाता है, किस घातांक के लिए काम में लिया जाता है, अगर हमें यह पता है तो हम इन वैल्यूज को एक से दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये प्रीफिक्सेस हमें ध्यान में होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं 10 की घात -3 के लिए आता है मिली। सब जानते हैं अपन लंबाई को, छोटी लंबाइयां होती हैं तो मिलीमीटर में बताते हैं अपन, मिलीमीटर। तो मिली किसके लिए आता है? हजारवें भाग के लिए, 1/1000, या उसको ऊपर लेंगे तो 10 की घात -3। इसी प्रकार से 10 की पावर -6 के लिए माइक्रो, म्यू जिसका सिंबल है। 10 की घात -9 के लिए जो एक बहुत ज्यादा आजकल शब्द प्रचलित है, नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में आती है। तो नैनो बच्चों किसके लिए आता है? 10 की घात -9 के लिए। इसी प्रकार से 10 की घात -2 के लिए आता है पीको, -15 के लिए फेमटो, -18 के लिए एटो, -21 के लिए जेप्टो, -24 के लिए योक्टो। तो ये ऋणात्मक घात वाले जो प्रीफिक्सेज हैं वो ये है। इसके बाद देख लेते हैं धनात्मक घात वाले प्रीफिक्सेज, उनकी और बात कर लेते हैं अपन। तो ये देखो बच्चों, 10 गुना यदि उसका मान है तो उसके लिए काम में आएगा डेका, स्मॉल डी ए, ये इसका सिंबल होगा बच्चों। 100 गुना यदि है तो उसके लिए आएगा हेक्टो, क्या काम में आएगा? हेक्टो। 1000 गुना है यानी 10 की पावर 3 है तो उसके लिए आएगा किलो, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे किलोमीटर और मीटर की। और इसी प्रकार से यदि 10 की पावर 6 है तो मेगा, 10 की पावर 9 के लिए गीगा, 10 की पावर 12 के लिए टेरा, 15 के लिए पेटा, 18 के लिए एक्सा, 21 के लिए जेटा और 24 के लिए योटा। कैपिटल वाई इसका सिंबल है, योटा। तो जो कन्वर्ट करना है एक से दूसरे में, वो उसकी हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो भी उसका प्रीफिक्स है, अगर आपको प्रीफिक्स याद है तो कन्वर्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए फटाफट एक बहुत सरल सा उदाहरण देख लें कि साहब 5.2 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे बच्चों? जो प्रीफिक्स है उसको हटा लेंगे, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो हमने कहा 5.2 किलो कब काम में आता है? 10 की घात 3 के लिए, तो 10 की घात 3 आगे लगा दिया मीटर। ये लीजिए किलोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अपन बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि प्रीफिक्सेज हमें ध्यान में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग इकाइयों में मान दिए हुए होंगे। कहीं छोटी लंबाई है तो पिकोमीटर में दे दिया, नैनोमीटर में आपको दे दिया उसको। तो उस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हमें उसको ऐसा ही जो मूल मात्रक है उसका, उसमें कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। मीटर में उसको कन्वर्ट करके हम वैल्यू रखेंगे, तो उसके लिए प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए कि पी को कब काम में लिया जाता है। हमें पता होगा कि अगर पी को प्रीफिक्स 10 की पावर -12 के लिए काम में लिया जाता है तो हम तुरंत उसकी वैल्यू रख लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो बहुत जरूरी हो जाती है ये बात यहां पर कि जितने भी ऋणात्मक घात हैं, जितने भी धनात्मक घात हैं, उनमें कौन कौन से प्रीफिक्सेज काम में लिए जाते हैं, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में